Now, inviting on stage Mr. Mohibul Ansari, All India Rank 389, to share his invaluable experience with us. Over to you, sir. Assalamu alaikum to all. I'll introduce myself. My name is Mohibullah Ansari. I'm from Bihar. I scored 389 rank and this was my 5th attempt. And मैंने पहले अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया था. तो माई जर्नी इज़ बिट डिफरेंट विच इज़ नॉट क्वाइट नॉर्मल. मैं पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गया था, दूसरे में मेरा मेंस नहीं हुआ, तीसरे में मेरा 0.6 मार्क्स से प्रीलिम्स नहीं हुआ, अगले में मेरा 2 नंबर से प्रीलिम्स नहीं हुआ और 5th अटेम्प्ट में क्वालिफाइड फाइनल तक. तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मेरे दोनों प्रीलिम्स जो छूटे हैं, अगर आप दोनों को मिलाएंगे तो एक क्वेश्चन भी नहीं बनता है. एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 2.66 मार्क्स का होता है. तो दोनों बार की अगर गैप भी जोड़ेंगे तो एक क्वेश्चन नहीं बनता है. इस मार्क्स से मैं मिस हुआ था और मेरे 2 साल बर्बाद हो गए. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इसकी प्रीलिम्स कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लोग अभी सब लोग पॉजिटिव अप्रोच की बात करते हैं. पॉजिटिव अप्रोच मतलब क्या होता है, आई वुड से. तो पॉजिटिव अप्रोच में 2 पार्ट्स होते हैं आपके. पहला कि आप जो है या तो आप अल्लाह पे विश्वास करें और पॉजिटिव बातें ध्यान रखें कि भाई अल्लाह ने ऐसा कहा है और नमाज़ पढ़ते रहें, उससे पॉजिटिव अप्रोच आता है. बट पॉजिटिव अप्रोच एक और तरीके से आता है, वो आप जब हार्ड वर्क करेंगे, आप जब मेहनत करेंगे, सक्सेसफुल होते हैं तो आपको पॉजिटिव अप्रोच आता है. मैं 5th अटेम्प्ट तक क्यों टिका रहा, क्योंकि मेरे पहले अटेम्प्ट तक इंटरव्यू तक गया था. तब मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं एग्ज़ाम कर सकता हूँ. आपको फील होता है कि आप एग्ज़ाम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. आप सब यहाँ बैठे हैं, ये बताता है कि आप एग्ज़ाम कर सकते हैं. आप में अगर कुछ इशू होगा तो आप मेहनत में कमी होगी. टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर्स. अगर आप अपने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, जैसे कि मेरे से गलती क्या हुई, बिकॉज सेकेंड अटेम्प्ट में एग्ज़ाम के 20 दिन पहले देयर समथिंग दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ विच मैं डिप्रेशन में था एंड डिप्रेशन में चला गया. मैं एग्ज़ाम छोड़ के जा चुका था. मैंने घर पे जाकर मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, अब मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता. आई विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम. माई फादर वॉज देयर हु टोल्ड मी कि कोई बात नहीं, एग्ज़ाम नहीं देना बट जाके बैठ जाओ, जस्ट गो एंड सिट. और मेरा 10 नंबर से उस साल मेन छूट गया. तो और मेरी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं थी, मैं बिल्कुल ही नम हो गया था एग्ज़ाम में. एंड देन ऑल्सो आई मिस्ड बाय 10 मार्क्स. तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बीच में रिदम ना तोड़ें अपना. आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें. अगर मैं कॉन्फिडेंट होता तो मैं उसी साल निकालता, मैं उसके अगले साल भी निकालता अगर निकालना होता तो अपना रिदम ना तोड़ें. आप लगे रहें, कंसिस्टेंट रहें. मैं कंसिस्टेंट था. 5th अटेम्प्ट में निकला मेरा. बट आई मस्ट टेल यू, एवरी पेन विच यू विल गो थ्रू, एवरी टीयर विच यू विल हैव, हर चीज़ वर्थ है इस एग्ज़ाम के. जब मेरा एग्ज़ाम निकला था 5th अटेम्प्ट में, मुझे 3 घंटे कॉल आया लगातार और हर कॉल पे मैं बस इतना ही कहता रहा कि मैं 2 मिनट बाद कॉल करता हूँ. 3 घंटे मैंने बस यही कहा है एंड तक. ठीक है, तो आप समझ लीजिए कितने कॉल आए होंगे. लिटरली 400 से ज़्यादा कॉल आए थे. तो आपको ये फील होती है कितना इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम. आपको आप गोबर आपको रोड पे मिल जाएगा, हीरा खोजना पड़ता है, हीरा नहीं मिलता. ये एग्ज़ाम वो हीरा है जिसके लिए फ़ाइट मारना पड़ता है आपको. आप कोई भी नौकरी पकड़ सकते हैं. मैं IIT से पास आउट हूँ. कितने लोग 10th में प्री बोर्ड में फ़ेल हुए आज तक? कोई फेल हुआ प्री बोर्ड में? मैं प्री बोर्ड में 2 सब्जेक्ट में फ़ेल था. एग्ज़ाम के 20 दिन बचे थे, मैं एग्ज़ाम के प्री बोर्ड में 2 सब्जेक्ट में फ़ेल था. आज मैंने वो रिपोर्ट कार्ड रखी हुई है जानबूझकर. और मेरे फादर ने 20 दिन पहले बुलाया और मुझे खूब पिटाई हुई मेरी कि भाई तुम कर क्या रहे हो. एंड देन ही टोल्ड मी कि 20 दिन बचे हैं बेटा, ज़िंदगी अभी बदल सकती है. एंड आई वर्कड हार्ड. मैंने बहुत मेहनत करी. मैं 5-6 घंटे सोता था और उस दिन से मैं 90% से ज़्यादा स्कोर करा. देन मेरा एडमिशन किसी कोचिंग में हो गया जिसमें मैं खुश नहीं था. आई टोल्ड माई फादर कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ. 50,000 रुपये लग गए थे. फादर ने कहा कोई बात नहीं बेटा जाओ, बट इसको याद रखना कि ये पैसे बर्बाद हुए हैं, इसका वर्थ होना चाहिए. आई वेंट देयर. मैं IIT कोटा गया, वहाँ मैंने मेहनत करी और मैंने IIT क्वालिफाई किया. IIT क्वालिफाई करने के बाद मैं IIT दिल्ली से केमिकल इंजीनियर हूँ. बट ट्रस्ट मी, आज मैं IIT दिल्ली से पास आउट होने के बाद मेरे को 5th अटेम्प्ट लगे. फैज़ान भाई को 2 अटेम्प्ट, शायद हैरिस भाई को भी 2 अटेम्प्ट लगे. क्यों? IIT से पास आउट होने के बाद मेरे को दिक्कत हुई. दिक्कत इसलिए हुई कि इस एग्ज़ाम में आपका IIT IIM आप कहीं से पढ़ के आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई माई सेल्फ हैज़ सीन माई फ्रेंड्स गोइंग बैक फ्रॉम दिस प्लेस. यहाँ आए हैं, तैयारी करी और वापस लौट गए हैं बिना किसी रैंक के. आई मस्ट टेल यू, आई नो माई फ्रेंड जो IIT से आए हैं, 5 अटेम्प्ट बिना प्रीलिम्स निकाले वापस गए हैं. और हैरिस भाई ने निकाला है, फैज़ान भाई ने निकाला है 2 अटेम्प्ट में. आई नो मैनी पीपल जिन्होंने कोई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं. और वो 5 के 5 बार उन्होंने प्रीलिम्स निकाला है. ठीक है, तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अल्लाह पे विश्वास रखें. ठीक है, आप नमाज़ पढ़िए. मैं पहले नमाज़ नहीं पढ़ता था, सच्चाई ये है. मैं जामिया रहता हूँ RCA में.
वहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ना शुरू किया मैंने। मुझे इतना पॉजिटिव, क्योंकि मैं डिप्रेशन में था, मुझे डिप्रेशन से बाहर निकलना था, उसके लिए मैं नमाज़ पढ़ना शुरू किया। अल्लाह ने मुझे बहुत मदद करी, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मैं अपने फ़ादर का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे को एंड एंड तक, एक एक मोमेंट तक सपोर्ट किया। तो वो सपोर्ट जो है वो आपको आपकी फैमिली से मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई तो होगा जो सपोर्ट करेगा। आप खुद को सपोर्ट करें, आप खुद को समझाएं कि आप किस लिए आए हैं, आपके पास एक विजन होना चाहिए आप क्यों यहाँ पे आए हैं। अगर आप टाइम पास करने आए हैं कि बस मैं आया हूँ, कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में तो यही कर लेता हूँ, तो विश्वास करिए आप अभी लौट जाइए। अगर आप 8 घंटे दिन में नहीं पढ़ सकते हैं तो आप अभी लौट जाइए। अगर आप ये कहते हैं कि मैं 6 से 8 घंटे कैसे बैठूंगा दिन में, मेरा मन नहीं करता, तो आप कोशिश कीजिए 1-2 महीने, अगर तब भी आपका दिल नहीं लगता कि आप सिटिंग नहीं लगा पाते हैं 6-7 घंटे के अंदर, 6-7 घंटे की, तो मेरा मानना है कि लौट जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो डिमांड करता है भाई, आपको जो है अपना फुल एफर्ट देना पड़ता है। मुझे लगता है कि जो आपके फेलियर्स होते हैं वो आपके खुद के होते हैं, तो योर फेलियर शुड बी योर फेलियर, यू शुड बी अ सक्सेसफुल फेलियर। सक्सेसफुल फेलियर मतलब ये है कि जैसे मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल फेलियर मानता हूँ, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मैं हारा नहीं, मैं लगा रहा और फिर मैंने निकाला उसको, तो मैंने उस फेलियर को बीट किया, तो आई वॉज अ सक्सेसफुल फेलियर। आप अपने फेलियर से सीखें, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर फेलियर्स। ठीक है, आप अपने सक्सेसफुल पे जिस तरीके से सक्सेसफुल होते हैं, आप प्राउड करते हैं कि मैं सक्सेसफुल था, आपका फेलियर भी आपका प्राउड हो जाएगा, ठीक है मैं इस तरीके से फेलियर था और मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको बीट कर दिया है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मैं जब मैं आईआईटी से पास आउट हूँ यार, तो उसमें चक्कर ये है कि जब आप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट पास आउट होते हैं तो आपको प्रेशर बहुत बिल्डअप होता है कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। अगर कोई नॉर्मल कॉलेज उसको उतना पर प्रेशर नहीं होता, क्योंकि अगर वो 10 लाख की भी नौकरी लेगा तो चिल है कि भाई मैं तो इतना नहीं था, मेरे दोस्त 50-50 लाख रुपए कमाते हैं, लिटरली मैं बता रहा हूँ, और मेरे पे इतना प्रेशर बिल्डअप था कि मुझे परफॉर्म करना है, अगर नहीं करूँगा तो कहाँ जाऊँगा। इस प्रेशर में आप परफॉर्म करते हैं। मैं लोगों से मिलने नहीं जाता था इस चक्कर में कि लोग पूछेंगे क्या करते हो, इस लेवल का प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, अब मेरी बहन की शादी थी, आई टेल यू एन एग्जांपल, मेरी बहन की शादी थी और बारात आने वाली थी उस दिन, मैं सुबह सुबह में पहुंचा, मेरी बहन कही कि बारात के साथ ही आ जाते ना, क्यों आए हो यहाँ पे। तो ये हालत थी, आप इस लेवल का डेडिकेशन होता है। और मेरा उस साल मैं इंटरव्यू देकर आया था, तो अल्लाह ने बहुत थोड़ा एग्ज़ाम लिया मेरा, तो मैं उसमें लगा रहा, मैं अल्लाह पे विश्वास करता हूँ, बहुत नमाज वमाज भी पढ़ने लग गया हूँ, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी कि पढ़ो। और मैं एक बात कहता हूँ कि एक संस्कृत में श्लोक है, न दैन्यम न पलायनम। इसका मतलब ये होता है कि जैसे लोग कहते हैं यार मेरा प्रीलिम्स निकलवा दे, मेरा ये करवा दे, कोई आपका कुछ नहीं निकलवा सकता। आपको किसी दया की भीख नहीं मांगनी है, ना ही पलायनम मतलब होता आप छोड़ के भागना है, ना आपको ये प्लेटफॉर्म छोड़ के भागना है। जैसे मैं भागा नहीं, ना मैंने किसी से मांगा कि मेरा करवा दे, मैं किसी कोचिंग में जाकर भटका नहीं, मैंने खुद से फाइट मारी। मेरे को तहलील सर ने इकोनॉमिक्स में मेरे को काफ़ी हेल्प करी, और नासिर सर ने मेरे को हिस्ट्री में हेल्प करी, जिसकी वजह से मुझे जब ये लोग दिल्ली में थे तो मैं इनके कांटेक्ट में था, तो उनसे मेरे को काफ़ी मदद हुई, जिसकी वजह से मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ। तो यू शुड ऑलवेज गिव क्रेडिट, यू शुड बी ह्यूमन इनफ कि आप जो आपको हेल्प कर रहा है आप उसको क्रेडिट दें, उसको उसके बारे में बताएं ताकि उसको हेल्प हो आगे बाकी लोगों को। और हाँ, लोग कहते हैं कि 5 अटेम्प्ट लग गया, 6 अटेम्प्ट लग गए। मैं कहता हूँ कि कभी कभी लंबी छलांग लेने के लिए 2 कदम पीछे लेना पड़ता है। तो ठीक है, मेरा 2 कदम पीछे था। लोग हो सकता है कि कुछ लोग छोटे शॉट, जैसे कि बुमराह छोटी रन अप लेकर के भी अच्छे बॉल फेंक देता है, शोएब अख्तर को बड़े रन अप लेने पड़ते थे, तो मैं वो शोएब अख्तर था जिसने बड़े रन अप लिए और फिर जाके उसने बॉल डाला। और लेकिन मेरी बॉल की स्पीड बहुत तेज़ थी, तो वो हो सकता है कि आप ये कर सकते हैं। थोड़ा समय लग सकता है, दिस एग्जाम इज़ डिमांडिंग। हर इंसान की पर्सनैलिटी भाई अलग होती है। ठीक है, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी जिसको बनाने में मुझे 5-6 साल लगा, क्योंकि मेरा मानना है कि यूपीएससी एक जो है ना एग्जाम नहीं होता है, यूपीएससी एक प्रोसेस होता है। यूपीएससी एक प्रोसेस में आपको क्या करना होता है, आपको उस प्रोसेस में खुद को ढालना होता है। अगर आप उस स्ट्रक्चर में ढल गए तो आपका उस दिन क्वालिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप जैसे कि अभी हैरिस भाई बताएंगे स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के बारे में, तो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं तो आपका फेल होना तय है। तो इसलिए लोग क्या होता है कि बहुत लोग 10-10 घंटे ही पढ़ते हैं बट काम नहीं करता। बहुत लोग आप देखेंगे जॉब के साथ कर रहे हैं, पहले अटेम्प्ट में निकल गए, और आप अपने आप को फिर कोसते हो मैंने क्या गलती कर दी। गलती ये कर दी कि आपने खुद को एनालाइज नहीं करा। एनालाइज क्या नहीं करा कि मेरे में क्या कमियां हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ है। जैसे मैंने अपने आप में समय लगा मुझे, बट मैंने उसको एनालाइज करा कि भाई क्या कमी रह गई थी, कहाँ मैं फेल हो रहा हूँ। फिर मैंने अपने ऊपर वर्क करा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे उसकी पढ़ाई करें। जब प्रीलिम्स का मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बता दूंगा, प्रीलिम्स में आप कैसे पढ़ें किसी भी सब्जेक्ट को। मैं एक स्ट्रैटेजी जो मेरी पर्सनल है, जो मैं शेयर करूँगा, कि हर सब्जेक्ट को मैं काफ़ी बार पढ़ता था। जैसे प्रीलिम्स में मैंने प्रीलिम्स से पहले लक्ष्मीकांत मैंने 6 बार पढ़ी थी 1 साल के अंदर में, और उसके बाकी बुक्स भी पढ़ी थी, सब पढ़ा था। तो उसमें मेरे बहुत नंबर आए, 130 के आसपास आए। इस बार भी जैसे मैंने इस बार जो अटेम्प्ट था, कल ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आया मेरा, उसमें भी क्वालिफाई हुआ है, उसमें मेरा फॉरेस्ट भी क्वालिफाई हुआ है, जिसमें 110 के आसपास नंबर आ रहे थे। क्यों हुआ? क्योंकि इस बार रिजल्ट के जस्ट बाद और प्रीलिम्स के जस्ट पहले तक
1 हफ्ते का टाइम था, बट फिर भी क्वालिफाई हुआ। मैं पढ़ नहीं पाया था रिजल्ट के बाद, रिजल्ट के बाद मैं बहुत खुश था, नाच रहा था, गा रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, तो मेरा टाइम नहीं था पढ़ने का। तो फिर भी मैंने 1 हफ्ते में उसको क्वालिफाई करा। कैसे क्वालिफाई कि मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग थे। आप मुझसे लक्ष्मीकांत में उठाए कहीं से भी कुछ भी पूछेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप मुझसे कहेंगे 1 हफ्ते में तुमसे सवाल पूछूंगा, 4 सब्जेक्ट देंगे, ये पढ़ के आ, मैं 4 सब्जेक्ट 1 हफ्ते में पढ़ के आ सकता हूँ, क्योंकि मेरा वो बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग है। मुझे पता है लक्ष्मीकांत ने कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी है, मैं एक्जैक्टली वो पेज खोल के दिखा सकता हूँ कहाँ पे क्या, क्योंकि मेरे को 5 मिनट में लगे, मैं 20 से 25 बार लक्ष्मीकांत पढ़ चुका हूँ अभी तक। हर सब्जेक्ट को मैं वैसे रिवाइज कर चुका हूँ। आप रिवाइज करिए। रिवाइज करने का तरीका ये है कि आप जैसे सर के पास क्लास लगा रहे हैं, सर ने इकोनॉमिक्स की आज क्लास लगाई, आज कौन सा डे है, आज सैटरडे है, सैटरडे को सर ने आपको पढ़ाया, मान लीजिए कि CRR के बारे में पढ़ाया, SLR के बारे में पढ़ाया, अगर बेसिक तो आइडिया होगा आई थिंक सबको थोड़ा मोड़ा। तो अगर मान लीजिए सर ने आपको पढ़ा दिया, आप ये अगले सैटरडे आज पढ़ें जाके घर पे। सर ने अगर 2 घंटे आपको पढ़ाया है, आप घर पे जाएंगे पढ़ेंगे, आपको आधे घंटे लगेगा। आप उसको अगले हफ्ते जब पढ़ेंगे आपको 15 मिनट लगेगा, उसके अगले हफ्ते 10 मिनट लगेगा, उसके अगले हफ्ते उसको दोबारा पढ़ेंगे 5 मिनट लगेगा। एक समय ऐसा आएगा आप 2 मिनट में वो पूरे पेज पलट देंगे। आप समझ रहे हैं, इस तरीके से रिवीजन होता है कि आप जो है उसको इतनी बार पढ़ लें कि वो आपको छप जाए दिमाग में। मेरे को कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी बार आप पढ़ लेते हैं कि आप क्वेश्चन, आपको कंटेंट आता है, आपको दिमाग में स्ट्रक्चर बनता है कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, और आप क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, जैसे 5 पॉइंट आपको याद आता है कि 5 ऐसे डिजाइन से लिखा हुआ था, गोल बना के 5 लिखा, तो वो दिमाग में आपको इतना आप इम्प्रिंट कर लीजिए अपने ऊपर कि आप इतना हार्डवर्क करिए, आप अपने को पहचानिए मेरे में कमी क्या है, मेरी क्या मेमोरी क्या है। जैसे पर्सनली मैं बहुत वीक स्टूडेंट मानता हूँ खुद को, IIT से पास आउट हूँ, इंटेलेक्चुअल हो सकता हूँ, बट मेमोराइजिंग पावर मेरी बहुत वीक है। सही बता रहा हूँ, आप में से 50% से ज़्यादा वीक स्टूडेंट होऊंगा मैं मेमोराइजिंग की पावर में। बट मैंने करा कि मुझे पता था मेरी कमजोरी क्या है। मैं मेमोराइज नहीं करता था, ठीक है मैं 15 बार पढ़ लूंगा, क्या दिक्कत है। वही बता रहा हूँ कि 8 बार मेरा ये स्ट्रैटेजी कि एक सब्जेक्ट जो उस दिन क्लास हुई है सैटरडे की, मैं हर सैटरडे उसको दोबारा रिवाइज करूंगा 8 बार, 8 बार। जब अगला 9वीं बार आएगा तो पहला वाला हट जाएगा, फिर वो 8 बार रिवाइज होगा। ऐसे मैं रिवाइज करता था, तो उस तरीके से पूरा आपके दिमाग में स्ट्रक्चर छप जाता है सारे नोट्स के। सर पढ़ाएंगे आपको तो आपके दिमाग में वो चीज़ समझ भी आएगी कि सर ने वो पढ़ाया हुआ है, तो आप उससे जब घर पे जाकर उसको दोबारा पढ़ेंगे तो सर ने जो एग्जैक्टली बताया आप उसको रिलेट कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, यू शुड आस्क क्वेश्चंस। क्यों पूछना चाहिए, क्योंकि आप फ्री फोकट में तो पढ़ने आए नहीं हैं। अब ये तो कोई ट्रस्ट है नहीं जो सर आपको पढ़ाने है। ऑब्वियसली सर विल टेक चार्ज मनी फॉर इट, सर आपसे पैसे लेंगे। आपने 1-1 रुपए, आपके फादर अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो फिर ठीक है, आप अगली बार फिर कोचिंग करने आ जाइएगा। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो मेहनत कर लीजिएगा और सर से सवाल पूछ लीजिएगा कि एक पेनी वर्थ होता है। अपने फादर से जाकर पूछिएगा, फिर आपको पता लगेगा। जो पैसा कमाता है उसको पता होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप 1-1 क्वेश्चन पूछिएगा। मैं तो इतना दिमाग खा जाता था टीचर्स का कि टीचर्स मुझसे भागने लग जाते थे कि भाई ये आ गया, अब ये फिर पूछेगा, यार निकलो इधर से। मैं इस लेवल का परेशान कर देता था उनको। एक टीचर को मैंने इतना परेशान किया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा नहीं निकलने वाला बेटा, तुम बहुत डाउट में रहते हो। तो इस लेवल का था मैं। यहाँ तक कि आपकी जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहती है, मैं बिहार का मैंने BPSC पेपर दिया था, उसमें मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था और फिर भी मेरा रैंक आई, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, तो आप उस लेवल का अपने आप को बनाइए कि आपके दिमाग में जैसे क्वेश्चन लिखने का तरीका होता है, वो भी मैं प्रीलिम्स का बता दिया आपको रिवाइज कैसे करना है। बुक्स आपको अच्छे से पढ़े होने चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप में से बहुत लोग, कितने लोग प्रीलिम्स दे चुके हैं एक बार? अच्छा, आपका नया खून है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत एनर्जी होगी आप में। तो आपके अंदर बहुत एनर्जी है, तो आप लिटरली दिन में 10 घंटे भी पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एज के साथ ग्राफ कम होती जाती है, कमर में बहुत दर्द होता है एज के साथ। तो अगर अभी आप नहीं पढ़ पा रहे 10 घंटे, तो बाद में आप नहीं पढ़ पाएंगे। बाद में, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसा स्टूडेंट था, लोग कहते हैं कि 13 घंटे पॉसिबल नहीं है पढ़ना, बट मैंने पढ़ा है 13 घंटे। मैंने 10 घंटे पढ़ता था उन्होंने एवरेज, बट कभी कभी मैंने 13 घंटे की सिटिंग मार दी। हाँ, अगले दिन तबीयत खराब हो जाती थी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप 10 घंटे टारगेट रखिए और उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि 10 घंटे पढ़ने का। आप 10 घंटे सिटिंग लगाइए। अभी समय, अगर आपको आदत नहीं है, ऑब्वियसली कॉलेज में सब तो घूमते फिरते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता। जब 2 घंटे किताब देखने के आते, वो 10 घंटे कैसे देखेगा। फैजान भाई ने कहा कि आप धीरे धीरे बढ़ाइए, बिल्कुल बढ़ाइए, लेकिन आपकी स्पीड स्लो होनी चाहिए, स्पीड हाई होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि क्विक एंड वो होना चाहिए, क्विक एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस नहीं होता आजकल। तो आप जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाइए कि ठीक है आज 3 घंटे पढ़ो, कल 4। हर दिन आपको 1 नंबर ज़्यादा बढ़ाना है, घंटे बढ़ाना, या हर हफ्ते 1 घंटे बढ़ाना। इस तरीके से आप 10 हफ्ते में बढ़ा लेंगे खुद को। तो हर महीने मेरा टारगेट होता है, जैसे सर ने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया, आपको जो नोट पढ़ाया, आपको नोट्स पढ़ते रहिए डेली डेली। जो मैंने आपको बताया कि हर सैटरडे जो सर ने पढ़ाया, वो हर वीक रिवाइज करिए, दिमाग में स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा। और हर महीने आपको एक सब्जेक्ट टारगेट रखना है। जैसे इकोनॉमिक्स आप रख सकते हैं, या पॉलिटी, जैसे लक्ष्मीकांत रख लीजिए, आप पॉलिटी रख लीजिए। मुझे पॉलिटी 1 महीने में खत्म करना है। मैं मानता हूँ UPSC का कोई भी सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि 1 महीने में आप खत्म ना कर पाएं। आप 1 महीने में कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म कर सकते हैं, अगर आप ऑनेस्ट है खुद से। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि आप दूसरों को बेवकूफ़ बनाइए, खुद को बेवकूफ़ मत बनाइए। अगर आप नहीं पढ़ते तो आपको पता होना चाहिए, भाई मैंने नहीं पढ़ाई करी। ये अपने आप को जाके बताइए, नहीं घर पे सबको बना रहे हैं बेवकूफ़, खुद भी बन रही है। हाँ हाँ पढ़ा तो था, 10 घंटे बैठा था, आप नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। आप अपने को ये बात समझा दीजिए कि भाई नहीं पढ़ा हूँ। मेरा घर में टारगेट था 8 से 56 घंटे का।
एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 8 घंटे हर दिन पढ़ना है, तो 8 से 56 घंटे होते हैं। अगर मैं हफ्ते में 56 घंटे पूरा नहीं कर रहा हूँ तो मैं खुद से वादा करता हूँ कि मैं 56 घंटे पूरा करूँगा। अगर 56 में 6 घंटे कम रह गए हैं तो मैं अगले हफ्ते उसको पूरा करूँगा। एक दिन में अगर 8 घंटे नहीं पढ़े, 6 घंटे पढ़े, तो वो 2 घंटे मैं कहीं और कंपनसेट करूँगा। ये खुद से आप प्रॉमिस करिए, खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। तो ठीक है, ऐसे हर महीने आप एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, उसको खत्म करिए। आप समझ गए आपका प्रीलिम्स कैसे खत्म हो सकता है। मेंस की ऐसा राइटिंग मेरा मानना है कि आप हर दिन एक आंसर लिख सकते हैं, सर क्वेश्चन बता देंगे या कोई भी आपको क्वेश्चन बता देगा, सर भी चेक भी कर देंगे। कोचिंग से थोड़ा ये फायदा हो जाता है, या फिर किसी सीनियर से गाइडेंस ले सकते हैं, या खुद से भी आप कर सकते हैं। आप वो कर दीजिए। हर दिन एक आंसर लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों को डाउट रहता है बिना पढ़े कैसे लिखें, तो मैं ट्रस्ट मी, मैं मेंस दे के आया हूँ, 3 बार मेंस दिया हूँ, फिर मेंस देने वाला हूँ, वहाँ पे भी नहीं पता चलता क्या लिखना है। वहाँ पे भी खुद कुछ क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा होता है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आए थे और घंटा किसी को कुछ भी नहीं पता था, सब ने कुछ ना कुछ तो लिखा ही, और सेलेक्ट भी हुआ हो तो सही लिखा है। ठीक है, अब जैसे नंबर भी सही आए हैं जीएस में, तो मैं ये बता रहा हूँ कि किसी को कुछ भी नहीं पता है, लोग लिख रहे हैं। स्ट्रैटेजी है लिखने की स्ट्रैटेजी ये है कि मेंस आंसर राइटिंग में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आंसर कंप्लीट करना, 3 घंटे में आपको 20 आंसर कंप्लीट करने हैं। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको कंपटीशन में बैठना भी नहीं पड़ेगा। मेरे पहले अटेम्प्ट में जब मैंने मेंस का आंसर राइटिंग किया था, 1 घंटे मैंने पहले बार में 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था बस, और आज तक 3 मेंस लिख चुका हूं, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। क्योंकि आप जो है स्टार्ट स्लो करते हैं, मैंने वही कहा, आप स्टार्ट स्लो करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कैचअप करना पड़ेगा। तो मैंने 3 घंटे में पहली बार 12 किया, अगले बार मैंने 20 किया जब यूपीएससी का एग्जाम दिया। तो एग्जाम में पेपर कंप्लीट करना पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट आता है कंटेंट। कंटेंट कहाँ से आता है? हर टॉपिक पे मेरे पास नोट्स बने हुए हैं। आप अगर डिसेंट इनफ पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता होगा हर टॉपर ने अपने अपने नोट डाल रखे हैं। ठीक है, आप जीएस का ऋषिकेश रेड्डी सर है, 95 रैंक आई थिंक मेरे कॉलेज के ही हैं, उन्होंने अपने हर टॉपिक पे नोट्स बनाए। आप उठाइए उसको पढ़िए, या फिर और भी टॉपर्स मिल जाएंगे, आप नोट्स लिखिए, नोट्स जीएस नोट्स टॉपर्स नोट्स आपको मिलेगा। आप लगे रहेंगे फील्ड में तो आपको वो भी मिलेगा। तो कंटेंट इस तरीके से बनेगा। आप अपना ऑप्शनल का ही बनाइए, हर वर्ड पे नोट बना होना चाहिए जो सिलेबस में है। तीसरा होता है स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग के लिए आप नाम लिख लीजिए, सौरभ मोहंती, यूट्यूब पे चैनल है, वीडियो है। और दूसरा है, आप अगर किसी की कॉपी देखना चाहते हैं तो मुकुंद KR, उनसे ज़्यादा सिंपल, अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश खराब है तो उनसे ज़्यादा सिंपल इंग्लिश आप लिख भी नहीं पाएंगे, कितनी भी खराब होगी आपकी। तो वो इतनी सिंपल इंग्लिश लिखते हैं और उनकी रैंक बहुत अच्छी थी, हाईएस्ट टॉपर थे वो जीएस के। ठीक है, और बहुत सिंपल लिखते थे, एकदम स्ट्रक्चर्ड आंसर। उनसे हम सीख सकते हैं, उनकी ऑनलाइन कॉपीज मिल जाएंगी। मुकुंद KR और सौरभ मोहंती सर का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे वीडियो पढ़ी है एक उनकी मेंस आंसर राइटिंग की। तो ये आप यहाँ से स्ट्रक्चरिंग सीख सकते हैं। तो स्ट्रक्चरिंग, कंटेंट और आपका पेपर कंप्लीशन पता लग गया। इंटरव्यू तक की बात है, लोगों को इंटरव्यू में बहुत इंटरेस्ट आता है। प्रीलिम्स 4 बार नहीं निकला है, लेकिन इंटरव्यू की मैंने एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहा कि यार क्या कर रहा है? मैंने बोला पढ़ रहा हूँ। उसने बोला मैं भी हॉबी तैयार करूँ। मैंने क्यों? कह रहा यार इंटरव्यू भी तो देना है। मैंने बोला तेरा आज तक 4 बार से प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो उसका 4 बार से प्रीलिम्स नहीं हुआ, वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा, हॉबी बना रहा अभी से। तो ये सब नहीं करना है, हॉबी आपकी अपने आप उस समय बन जाती है। ठीक है, तो आप उस चीज़ पर फोकस करके मैं कंटेंट अपने आप को बनाऊं, और जितना आप नोट्स पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं, आपकी इंटरव्यू की तैयारी जिस दिन, जैसा कि फैजान भाई ने कहा, जिस दिन से आप एंटर करते हैं सिले तैयारी में, उस दिन से आपकी इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो जाती है। और तो आप लगे रहिए प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी कोई डाउट होगा तो मैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नंबर लिख लीजिए 85277। ठीक है, व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिए, कॉल तो उठा नहीं पाएंगे। व्हाट्सएप पे भले रिप्लाई आ जाएगा, आएगा 1-2 दिन बाद आएगा ज़रूर। ठीक है, अच्छे डाउट पूछिएगा, ये मत पूछिएगा घर में लड़ाई हो गई क्या करें। मुझे लड़के फ़ोन करते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई, मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो तुम संभालो, है ना। अब तो वो तो पर्सनल इशू है ना, पर्सनल इशू ना भेजें। आप भेजें कि सर ये किताब पढ़ लें, हर सब्जेक्ट की एक किताब है, वो फिक्स किताबें हैं, वो आपको पढ़नी है। ठीक है, अब लक्ष्मीकांत में डीडी बसु ना उठा लें कि भाई डीडी बसु पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत में मज़ा नहीं है। मज़ा लेने नहीं आए आप, एग्जाम निकालने आए हैं, तो आप उस चीज़ से आप तैयारी करें। ठीक है, अब जैसे शंकर है, किताब है, मैं एनवायरमेंट में शंकर पढ़ना है, आप शंकर पढ़ के सिद्धार्थ उठा, कोई और किताब उठाएंगे, नहीं निकलना तो वैसे भी नहीं निकलना है। आप शंकर पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़िए, सिंघानिया पढ़िए, सांगवा, आप ऐसे फिक्स किताबें हैं। ठीक है, एनसीईआरटी शुरू करिए, ये फिक्स किताबें पे आइए, इनको रटिए जितना आप रट सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लक्ष्मीकांत खत्म कर ले तो मास्टर हो जाएं, किसी बोले कि ले किताब पूछ, अगर वो पूछ ले आप सब सवाल का जवाब देता हो, आप डीडी बसु उठाइए, किसी ने मना नहीं किया आपको। कोई मुझसे कहता है कि मेंस के लिए डीडी बसु चाहिए, कुछ भी है, ये सब फकैती है, कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों में पढ़ने की। फिक्स किताबें हैं, फिक्स किताबें पढ़िए, उससे निकलेगा। और मैं बताऊं अगर उससे नहीं निकल रहा तो फिर तो वैसे भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप नंबर लिख लीजिए 85277 89914। ठीक है, तो ये आप व्हाट्सएप करिएगा 85277 89914। ठीक है, ठीक है, बाकी तो प्री मेंस इंटरव्यू की गाइडेंस हो ही गई। अब बाकी एक लास्ट चीज़ कहूँगा
कि आप अपने आप को पहचाने, नो योर सेल्फ, कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने को पहचाना मेरे में कमी क्या थी। आज मैं जो कुछ भी मिला थोड़ा फेलियर था, बट आज मैं बहुत खुश हूँ। फेलियर के बाद जो सक्सेस मिलता है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है थोड़ा। तो आप धीरे धीरे आप भी कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मिलें मुझे, ठीक है। Thank you so much, Mr. Mohib sir, for sharing your inspirational story with us. This is what we call gracious patience, sabrun jameel. Indeed, with hardship there is ease.